आपको दोबारा वेलकम करते हैं कोरो कंसल्टेंट में। आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आ रहे होते हैं, क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी क्यूरीज होती हैं जिनका हम आंसर तो करते हैं लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई भी नहीं हो पा रहे होते। तो आज हमारे कंपनी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हमारे साथ हैं। उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे क्यूरीज सारी उनसे क्लियर करेंगे जो आपकी तरफ से आ रही होती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना वेरिएबल टाइम हमें दिया है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मैंने अपने लिए अपनी कंपनी के लिए दिया है। थैंक यू सो मच। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ ही चलते हैं क्योंकि मतलब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट होता है। अच्छा सर, कुछ इंजीनियर्स आ रहे होते हैं, इंजीनियर्स पूछ रहे होते हैं कि अच्छा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई खास कैटेगराइज नहीं किया है। EB2 NIW में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं है जैसे कनाडा में कोई खास नॉक होता है, चूज़ करना होता है, उसकी विंडो ओपन होती है, ऑक्यूपेशन इन डिमांड होता है और फिर आपकी प्रोफाइल चूज़ की जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। US में डायरेक्टली मतलब 14 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स, इसी तरह 16 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स रिक्वायर्ड है। सर ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री है या आपके पास बैचलर की डिग्री है और बैचलर की डिग्री है और साथ साथ आपके पास पोस्ट बैचलर 5 इयर्स प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस भी है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि इसमें लोग बिलीव भी नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम, बार बार हमसे यही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अच्छा फिर मैं अब पूछूंगी कि मतलब क्योंकि कैटेगराइज नहीं है कोई भी ऑक्यूपेशन, तो मल्टी ऑक्यूपेशन से जो लोग हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे इंजीनियर्स होते हैं तो यहाँ पे उनको PEC रिक्वायर्ड होता है या लाइसेंस टाइप इस तरह से कोई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्या US में उनको जाके जब वो जॉब स्टार्ट करेंगे अपना तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? देखिए क्या है कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है ये उनको एक तरह से सर्टिफाई करता है टू प्रैक्टिस एज एन इंजीनियर। और ऐसे ही यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो मेडिकल काउंसिल की जो यहाँ पे एक इदारा बनाया जो तमाम डॉक्टर्स को एज ए डॉक्टर लाइसेंस देता है टू प्रैक्टिस क्लिनिकली एज ए डॉक्टर। तो ये सबसे पहले डॉक्टर्स के जहन में ये सवाल था कि आप हमें कह रहे हैं कि अमेरिका को अब भी आफ्टर कोविड वहाँ पे अभी भी इम्पैक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सके, तो आप हमें ये कह रहे हैं कि उन डॉक्टर्स को वो अभी एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दे रहे हैं टू ओनली प्रैक्टिस इन दैट स्पेसिफिक स्टेट, but they will never be allowed to practice anywhere else except that particular state. तो हमने उनको समझाई ये बात कि अभी चूँकि कोविड से नहीं निकले हैं तो वो डॉक्टर्स के लिए ये कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स को बुला के जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ के लिए उनको एक सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस या उनको अलाउ कर रहे हैं टू प्रैक्टिस क्लिनिकली क्योंकि उनको ज़रूरत है। और लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी दुनिया पूरे स्टेट्स में, तो उनको बहरहाल अगर उनको एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए तो फिर उनको USMLE के एग्ज़ाम वाइल लिविंग एंड वर्किंग देने पड़ेंगे एंड दे गॉट टू गेट देम पास्ड, राइट। तो ऐसे इंजीनियर्स के लिए भी हैं जब डॉक्टर्स तो फिर भी मोर लाइक सेंसिटिव एंड इसमें तो ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। तो सारे इंजीनियर्स भी जो यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हैं, अगर वो सिविल इंजीनियर्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सो दे कैन ऑलवेज गो एंड वर्क ऑन दिस वीज़ा। अच्छा कुछ क्लाइंट्स की तरफ से ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि डू दे नीड एनी ट्रैवल हिस्ट्री फॉर दिस इमिग्रेशन प्रोग्राम? देखें कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है उनकी, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं कि travel history is something which can always like strengthen your case, which can always help your case. तो ये travel history अगर अच्छी है तो आपकी पिटीशन को मज़ीद strengthen करेगी कि वो ये जान सकेंगे कि ये जो बंदा है या जो खातून अप्लाई कर रही हैं वेल ट्रेवल्ड हैं, इनका एक्सपोजर है डिफरेंट दुनिया के अंदर और दुनिया देखी हुई है, लेकिन ये कोई ऐसी बुनियादी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा कुछ लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि जैसे B1 B2 वीज़ा कैटेगरीज है जो कि इमिग्रेशन कैटेगरी नहीं है, उसमें उनकी रिजेक्शन होती है। तो लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर हमारी रिजेक्शन हुई है, वहाँ 1 दफ़ा हो गई 2 दफ़ा हुई हमारी रिजेक्शन, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम ये पिटीशन सबमिट करते हैं? अब तो मैं बिल्कुल यानी अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल it only happened because of the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The way we started working, the way we started
having a fantastic team. تو یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ یہ ساری اللہ نے الحمدللہ ایسی ٹیم بنی ہماری اور ایسے ہمیں لوگ ملے جنہوں نے دن رات محنت کی ایکچولی, کیونکہ بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات جیسے میں کہوں گا اگر ایک بات کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اور اب میں اس لیے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو کلائنٹ آئے ہیں شروع میں, اور ان کی تو ایسی ہسٹری تھی سر, ان کی ایسی ہسٹری تھی کہ کسی کا ایک دفعہ ریجیکشن تھا, کسی کا 2 دفعہ ریجیکشن ہو چکا تھا, اور کچھ تو یہ تھا کہ بالکل ہی اپنا سیلف کانفیڈنس یا ان کو کوئی یعنی اس بات کا امکان کہ ویزا لگے گا, وہ آپ اگر سرچ کریں گے ہمارے چینل پہ جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ تو آپ کو وہ لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے یہی کہ ہم جب آئے افضل صاحب کے پاس تو ہمیں تو 10% بھی نہیں تھا, اور دوسرے بھائی نے کہا مجھے 1% بھی امید نہیں تھی. تو یہ سب ہمارے کوئی پیڈ ایکٹرز نہیں ہیں, دے آر یو نو لائک پروفیشنل, دے آر بزنس پرسنز ہیئر, ویل سیٹلڈ ہیئر, اور بہت ہی یعنی ان کا بزنس, ان کا ٹرن اوور. تو یعنی یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایسی ہسٹری تھی, ان کی ریجیکشن تھی جو نان امیگرنٹ ویزا ہے وچ از یوزولی نون ایز B1 B2 ویزا, اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اپلائی کیا اینڈ دے ہیو گاٹن دیئر پٹیشن اپرووڈ. تو اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی امپیکٹ آن یور دس امیگریشن کیس if your like you know B1 B2 visa has not been given to you. اچھا, کچھ لوگ کنسرن ہو رہے تھے جیسے ہماری کنٹری کی بھی سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ اکنامیکل اور پولیٹیکلی ہم لوگ بہت مطلب ورس کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کسی ہماری پٹیشن پہ تو امپیکٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ US بول دے کہ اتنا ورس کنٹری ہے اور اتنا وہ پولیٹیکلی بھی اتنا ورس ہو گیا, اکنامیکلی بھی, تو اس کی کوئی پٹیشن پہ امپیکٹ تو نہیں رہے گا. بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ جب بھی کوئی ایسے امیگریشن کے لاز بنائے جاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ یعنی کانگریس ہے جو لا میکنگ ہوتی ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد جا کے کوئی لا میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن نہیں کہ اوور نائٹلی کوئی بھی امیگریشن لا چینج ہو جائے, اور جب چینج کرنا بھی ہوتا ہے ان کو تو وہ پورا آپ کو ایٹ لیسٹ اے ایئر تو وہ دیتے ہی دیتے ہیں آپ کو اگر چینج کرنا ہوتا ہے تو. ویسے ابھی نیئر فیوچر میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں اللہ کرے کہ جلدی ہم اس سیاسی اور معاشی بحران سے نکلیں, اور جو لوگ چونکہ میں روزانہ 8-10 لوگوں سے ملتا ہوں سر, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس کے بعد لوگوں کے آنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے بہتر کل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور بہتر روزگار کے لیے, اور یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب کے لیے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پروفیشنل, بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ, بڑے بڑے یو نو ہائیلی جو اپنے اپنے اسٹیٹس پہ کام کرنے والے لوگ اب یو نو دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ کہ ان کو جانا ہے اس ملک سے باہر. تو ایسا نہیں ہے کہ اس سچویشن کا کوئی فرق امپیکٹ پڑے گا ان کے پروسیس پہ, لیکن کل کو ظاہر سی بات ہے کوئی پالیسی بنتی ہے, اگر ان کی ہوم لینڈ سیکورٹی بناتی ہے, USA بناتی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایز آف ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اینڈ ڈسکسنگ دا پالیسیز آف USA. اچھا سر, مجھے بتائیے کیا کہ کچھ کلائنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا ریسٹرکشن تو نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک اسٹیٹ میں ہی جا کے ہم لوگوں کو وہاں لینڈ کرنا ہے یا وہاں کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی تک چونکہ ہماری ویزا فائلنگ کے بعد ناؤ آر کلائنٹس آر ایکچولی ان دا فیز of you know packing up and winding up their you know things here in Pakistan, and very soon they will arrive in USA. تو سچی بات تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کا جواب دینا, اور with all honesty it is yet to be you know seen and you know explored کہ what happens to them. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ based on you know on my logic and past experience of Canadian immigration, تو یہ چیز ہے کہ وہ ان کو ضرور یعنی ریکمینڈ کرے گی USCIS to actually go and work in those areas where they have actually shortage of those profession. تو ویسے پریکٹیکلی ان کے جانے کے بعد, اور وہ بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہے, چند مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل اوتھینٹکلی بتا دیں گے کہ یہ جو بات ہے کہ وہ ہمیں کنفائن کریں گے کسی اسٹیٹ کی طرف کہ نہیں, یہ حتمی طور پہ کیا بات ہے. لیکن میں نے جتنا جو میری اس وقت نالج ہے اور جتنا میں اپڈیٹڈ ہوں, میں نے آپ کو بتا دیا یہ کہ یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ آپ کو یعنی ایڈوائز کریں گے یہ کہ آپ جا کے اس اسٹیٹ میں کام کریں جہاں پہ وہ شارٹیج ہے اس پروفیشن کی.
जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि ओवर द नाइट जो पॉलिसीज़ हैं, कोई भी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की होती है वो चेंज नहीं हो रही होती। सर ऑलरेडी इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मतलब फिर से सबसे पूछना चाहती हूँ कि सर बताइए कि लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लेट्स इनकी पिटिशंस चल रही होती है और ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो चुकी होती है, तो उस टाइम पे अगर लेट्स इनकी पॉलिसी चेंज होती है तो उसको इम्पैक्ट तो नहीं देगा कि केसेस में? एग्जैक्टली 100% नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसे ओवरनाइटली चेंज होती नहीं है पॉलिसीज़, और वो लोग जिनकी पिटिशन अप्रूव हो चुकी हैं उनकी पिटिशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो ये तो वो लोग हैं, और मैंने बताया कि वो हमेशा इफ़ द लॉ इज़ चेंज देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेशन लॉ, दे ऑलवेज गिव एटलीस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स कि भाई जो पहले के लोग हैं उनका जिनका ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनको प्रायोरिटी डेट दे चुके हैं, तो उनको ज़रूर वो प्रोसेस करें, और उनका पूरा प्रोसेस यानी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड तक हो, और उसके बाद जाके लोगों को पता होता है फिर उस अनाउंसमेंट के बाद, जैसे आज अगर गॉड फॉरबिड को अनाउंस कर दें तो फिर वो कम से कम 1-1.5 साल का टाइम देंगे, तो 1-1.5 साल के अंदर जो लोग अप्लाई कर चुके हैं या जो लोग अप्लाई करेंगे उनका केस को प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो लॉ चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी एज ऑफ टुडे वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग द करंट इमिग्रेशन लॉज ऑफ USA. Well, I don't have any slightest news about it कि it will change in future. थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, क्यूरीज जो क्लियर हो गई होगी। फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा होता है। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. You're welcome. बस in the end I would just like to say कि वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं, आपके पास डिग्री है, आप काबिल लोग हैं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आपके पास बैचलर की डिग्री है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सेप्शनल एबिलिटी में अपने आप को अगर समझते हैं 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपका प्रोफेशनल लाइसेंस बेस्ड है, आप एक अच्छी सैलरी ड्रॉ करते हैं, और आप आप आपको लोग रिकग्नाइज़ करते हैं अपनी फील्ड में, तो अपने आप पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें, और इससे पहले कि जैसे वो कंट्री पर कंट्री कैप के थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मोर difficult for us and for you also, it's better to apply as soon as possible. Thank you very much, sir.